कांग्रेस पार्टी को फिर से मुंह की खानी पड़ी है। राहुल गांधी और कांग्रेस 2016 के बाद जब से नोटबंदी हुई थी तब से केंद्र की मोदी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे थे। गांधी परिवार के युवराज ने कभी भी हल्का मौका भी नहीं छोड़ा कि देश को ये समझाने में कि नोटबंदी की वजह से ही देश में मंदी आ गई, नोटबंदी की वजह से ही बेरोजगारी आ गई, नोटबंदी की वजह से ही उद्योग पस्त हो गया, यानी देश की हर समस्या के लिए कसूरवार सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी। लेकिन क्या अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी देश को गुमराह और सरकार पर बिना तथ्य के आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगेंगे या नहीं? क्योंकि राफेल मामले में भी कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने देश से माफी मांगी थी, क्या इस बार भी मांगेंगे? लेकिन कांग्रेस के नेता बाज नहीं आ रहे। राजनीति करने से पहले आपको बताते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा और कांग्रेस नेता क्या राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। शीर्ष न्यायालय ने यह कहा कि केंद्र सरकार का 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने का फैसला सही था। इसके बाद सरकार के कई नेताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। केंद्र की मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को केंद्र से भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और डिजिटल करेंसी को उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 86% भारतीय करेंसी को बंद कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से सिर्फ पीएम मोदी के दोस्तों को फायदा हुआ, नोटबंदी से छोटे व्यवसायी को नुकसान हुआ है। न ही नकली नोट को खत्म कर पाई सरकार और न ही टेरर फंडिंग को खत्म करने में सफल रही। नोटबंदी से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। इससे किसी भी मध्यम वर्गीय फैमिली को फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी ने किसान, मजदूर और मध्यम आय वाले लोगों को पूरी तरह से कंगाल कर दिया, बर्बाद कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने नोटबंदी को बहुमत से फैसले को सही बताया। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुसीबत फिर से बढ़ने लगी है। फिर से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की राजनीति में उबाल आने वाला है और देश की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी पर दिल्ली शराब घोटाले का आरोप जो लगा है वो बेताल की तरह उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात मानी जाए तो ईडी दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में 5 जनवरी तक एक पूरक आरोप पत्र दायर कर सकती है। ईडी ने अदालत को यह जानकारी दी। बताया जाता है कि दूसरी चार्जशीट में नेताओं को आरोपी के रूप में नामित किए जाने की संभावना है। उनमें दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। सोमवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान यह तथ्य रखा है। ईडी ने अपनी शुरुआती चार्जशीट में इंडो स्पिरिट्स के मालिक शराब कारोबारी समीर महिंद्रो को नामजद किया था। महिंद्रो उन शराब व्यापारियों में से एक है जो कथित रूप से अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में शामिल है। आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों रुपए का भुगतान भी किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जो कथित शराब घोटाले की भी जांच कर रही है ने भी अपने आरोप पत्र में डिप्टी सीएम का उल्लेख नहीं किया है। दिल्ली की नई शराब नीति देश की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी और देश के सबसे कट्टर ईमानदार नेताओं की गले की हड्डी बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि देश के उस नेता को निशाना बनाया जा रहा है जिसने देश की शिक्षा में क्रांति ला दी है। भाजपा को शिक्षा में क्रांति लाने वाले लोग पसंद नहीं है, लेकिन देश की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी को समझने की जरूरत है कि जांच एजेंसी निष्पक्ष होकर काम करती है। धुआं वही निकलता है जहां पर आग लगी होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही कहा है कि देश पहले, कर्तव्य पहले और फिर परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नेशन फर्स्ट पॉलिसी उनके चरित्र में भी देखने को मिलती है। उच्च राजनीतिक सिद्धांत, काम और देश के प्रति समर्पण अगर आपके चरित्र का हिस्सा है तो ये दलगत राजनीति के दायरे में भी तोड़ देती है। अब नरेंद्र मोदी के इसी चरित्र के कायल कांग्रेस के बड़े नेता और मुख्यमंत्री भी होने लगे हैं। वो भी बिना कांग्रेस के आलाकमान की चिंता किए देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। वो भी बोलने को मजबूर हो गए हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं, लेकिन पार्टी के बड़े नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। भूपेश बघेल इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्र के कर्तव्यों के प्रति उनके समर्पण की तारीफ कर चुके हैं। भूपेश बघेल ने कहा था कि किसी व्यक्ति के माता का देहांत हो गया और उसने अपने सारे काम तय प्रक्रिया से निपटाए, ये अपने आप में तारीफ करने योग्य बात है। वहीं कांग्रेस के साथ एक और समस्या हो गई है। कांग्रेस ने भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया, लेकिन कांग्रेस के कई नेता हैं जो आज भी दिल से राहुल गांधी को ही नेता मानते हैं। कागज पर भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर गांधी है, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के दिल में बसते राहुल गांधी ही हैं। इसे आप चाटुकारिता की पराकाष्ठा कह लीजिए या अपनी जगह पार्टी में बनाए रखने का प्रयास।
कांग्रेस के नेता कांग्रेस को गांधी परिवार की निजी संपत्ति मानने लगे हैं, जिसमें वो अपनी जगह पक्की करने में लगे हुए हैं। अब जगह पक्की रखनी है तो मालिक को कैसे दरकिनार न कर दें, कैसे कंपनी के सीईओ का गुणगान न किया जाए। पहले सलमान खुर्शीद और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान आया कि हमारे नेता राहुल गांधी ही हैं। आखिर क्या कहा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गांधी परिवार के करीबी भूपेश बघेल ने, चलिए आपको बताते हैं। जब सीएम भूपेश बघेल से पूछा गया कि राहुल गांधी और खड़गे में किस नेता को आप मानेंगे, इस पर उन्होंने जवाब दिया, राहुल पहले भी हमारे नेता थे, अब भी हमारे नेता हैं। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरे नेता राहुल गांधी हैं। आप किसी को भी आदर्श मान सकते हैं, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई शिव को मान सकता है। उन्होंने आगे कहा, मैंने ये बात उदाहरण के लिए कही। कोई पूछे कि मैं शिव जी को क्यों मानता हूँ तो वो मुझे अच्छे लगते हैं, इसीलिए मानते हैं। खड़गे जी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैंने उनको वोट किया है। कांग्रेस के सामने मुसीबत यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को साफ तौर पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करने लगे। कांग्रेस के नेताओं के मन में भी डर है कि कहीं खड़गे साहब की तारीफ कर दी तो आलाकमान का चाबुक उन पर न चल जाए। कांग्रेस के नेताओं के सामने मजबूरी है कि उनके एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं है। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे नीतीश के साथ महागठबंधन में भी खेला हो गया है। महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। महागठबंधन वाली सरकार में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। कभी नीतीश कुमार की वजह से तो कभी जेडीयू और आरजेडी के नेता कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि महागठबंधन में बवाल मच जाता है। आरजेडी के नेता की नजर नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी पर है। आरजेडी के नेता तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के कद्दावर नेता सुधाकर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार जुबानी हमला बोल रहे हैं। वहीं सुधाकर सिंह के हमले से नीतीश कुमार झल्ला गए हैं, लेकिन अब सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के नहले पर दहला मार दिया है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकारों से कहा था कि कौन क्या बोलता है मैं उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जो भी बोलता है इस पर उनकी पार्टी को ध्यान देना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि कोई क्यों बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे, पार्टियों को इंटरनल चीज है। तो वहीं नीतीश कुमार पर एक बार फिर तीखा हमला बोलते हुए सुधाकर सिंह ने कैमूर में खुले मंच से कहा कि वो सीएम नीतीश के खिलाफ एक शब्द नहीं कहेंगे। जीवन भर मुख्यमंत्री रहिए, हम अपना मुंह सिल लेंगे, जरूरत पड़ा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, बस आप एक काम कर दीजिए। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को चैलेंज देते हुए कहा कि किसानों की फसल को खरीदने के लिए मल्टीपल एजेंसी और मंडी कानून बना दीजिए। ये दोनों कानून लागू नहीं कीजिएगा तब तक मुझे राजनीति से अलविदा नहीं करा सकते हैं और ना ही मेरी जुबान बंद कर सकते हैं। सुधाकर सिंह के बयान से महागठबंधन में भूचाल आ गया। सुधाकर सिंह के बयान के बाद जेडीयू नेता लगातार तेजस्वी यादव और आरजेडी पर हमलावर हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी अपने विधायक पर एक्शन ले, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को चेतावनी वाले लहजे में कहा कि सुधाकर सिंह को समझाइए और उन पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। कुल मिलाकर देखें तो महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई अब बाहर आ गई है और ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार में बड़ा सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है। बिहार की राजनीति में कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक अलग सी गहमागहमी चल रही है। जहां एक तरफ महागठबंधन में लगातार जुबानी जंग चल रही है तो राजनीति के विदुर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। लेकिन इन सब घटनाक्रम के बीच में भगवा दल लगातार बिहार में अपने आप को साबित करने में लगी हुई है। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से वो सीधे मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। मुजफ्फरपुर के पारू में जेपी नड्डा ने बीजेपी की ओर से आयोजित सभा को संबोधित किया और इस दौरान जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। ये पहला मौका था जब सीएम नीतीश कुमार के एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन सरकार बनाने के बाद नड्डा बिहार आए हैं। नड्डा ने इस दौरान नीतीश कुमार पर जनादेश के अपमान से लेकर कई आरोप लगाए। जेपी नड्डा ने इस दौरान नीतीश कुमार पर दरभंगा एम्स से लेकर मखाना उद्योग तक के वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले के दौरान जेपी नड्डा ने भोजपुरी भाषा में लोगों से सवाल पूछा। इस दौरान नड्डा ने कहा कि नीतीश धोखा देलन, उनका प्रजातांत्रिक तरीके से जवाब देल चाहिए। नड्डा ने इस दौरान दरभंगा एम्स से लेकर मखाना उद्योग तक नीतीश को खूब सुनाया। नड्डा ने कहा कि नीतीश ने बिहार को धोखा दिया। मैंने नीतीश जी से कई बार कहा कि दरभंगा में कई बार एम्स के लिए जमीन मांगी। बिहार सरकार ने 85 एकड़ जमीन दी, जबकि 200 एकड़ की जरूरत थी। शाहनवाज हुसैन ने मखाना इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया और छोड़ा तो वहीं का वहीं रख दिया। नीतीश ने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया है।
आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वैशाली यात्रा भी अमित शाह की यात्रा की एक कड़ी है। इस यात्रा में बूथ को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है। पहले चरण में लोकसभा के 10 सीटों पर बढ़त लेने और पार्टी को मजबूत करने के लिए लिया गया है। इनमें वैशाली, बगहा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, नवादा, गया और काराकाट है। इसके बाद फिर अन्य लोकसभा के लिए रणनीति बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।